हेलो गाइस। देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 6 में, यानी कि संविधान का भाग 6। तो देखिए, इसमें हमको देखना है कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आज हम यही डिस्कस करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब वो किस में निहित होगी, उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा, राज्य का मुखिया कौन होता है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, वो आर्टिकल 153 से 162 में प्रोविज़न इसका दिया गया है, डिफाइन किया गया है। तो हम देखिए थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें है, मतलब जो न्यू चैलेंजेस का विषय है, ये आर्टिकल 161 है जो कि पार्डनिंग पावर बताता है राज्यपाल की। और इसको हमको इसलिए न्यू चैलेंज बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होता है इस चीज़ में, मतलब केसेस हम देखते हैं, रिलेटेड केसेस, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इसकी नियुक्ति वगैरह, इनकी शर्तें जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम जब प्रेसिडेंट से इसकी तुलना करते हैं तो चूंकि हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम जो देखते हैं उससे ही कंपेयर करके हमको इसको पढ़ना है कि यूनियन में यानी कि सेंट्रल में एग्जीक्यूटिव पावर कैसे फंक्शन करता है, कैसे नियुक्त किया जाता है, और यहाँ पे उसकी जो बॉडी है, मतलब कि राज्य जो है स्टेट यूनियन के अंडर में ही है स्टेट, ठीक है। तो यहाँ की गवर्निंग बॉडी कैसे काम करती है, कैसे रूल करती है, इसको हमको कंपेयर करके पढ़ना रहता है। इसलिए हमने कहा कि थोड़ा थोड़ा एक तरीके से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता ही है, ठीक। तो देखिए, हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 153 ये क्या बोलता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, और एक राज्य का राज्यपाल जो है वो 2 या अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। आर्टिकल 153 से 162 के बीच हम देखेंगे इसको। फिर 154 क्या बोलता है, आर्टिकल 154 में ये बोला गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं करे, जैसा प्रेसिडेंट के लिए दिया गया था, या तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं करे, या अपने अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज से, प्राधिकारियों से उसका मतलब उस शक्ति का वो प्रयोग करे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे बात ये उठती है कि हम जो जिस मुखिया की बात कर रहे हैं, राज्य का मुखिया राज्यपाल होगा, उसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, वेस्टेड होगी। लेकिन हम ये कैसे राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा रखते हैं, ठीक। लेकिन जो संघ राज्य क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज, उसके मामले में थोड़े प्रावधान जो है अलग होते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 239 में क्या बोलता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक के बारे में बताता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए, संघ राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, वो एक विशेष राज्य का दर्जा रखते हैं। विशेष राज्य कहने का मतलब एक तरीके से समझिए सामान्य शब्दों में कि केंद्र सरकार ने उनको गोद लिया है। और गोद लिया है कहने का मतलब वो खुद में ऐसी स्थिति नहीं रखते हैं, उनकी जो कंडीशन है, या तो उनके राज्य की देखिए या फिर कुछ और डिस्प्यूट, जैसे कि चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो वो 2 राज्यों की राजधानी होने के कारण कहीं ना कहीं विवादित कुछ न कुछ होता रहता है, ठीक। इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में जो केंद्र सरकार है वो डायरेक्ट अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दे देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की जाती है। यहाँ पे जिनकी नियुक्ति की जाती है उनको हम कहते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो 239 जो है वो यही बोलता है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति किसके माध्यम से करेगा, वहाँ नियुक्त प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अपनी शक्तियों का, कार्यों का निष्पादन करेगा, ठीक है। अब इसमें ये भी ध्यान देना है आपको, आर्टिकल 239 का ए यानी कि अनुच्छेद 239 का जो क वाला भाग है वो किसके बारे में बताता है कि दिल्ली के बारे में, स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली। हम कुछ और भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने 239 में देखा कि प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन 239 का जो ए वाला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1999 में जो 69वां यानी कि 69th अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद फिर 2 चीज़ें आई हैं इसके सामने, कि पहला तो ये कि जो दिल्ली है, मतलब राजधानी दिल्ली जो है, उसको अब राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली ये बोला जाएगा, ठीक है।
और इसके अलावा ये भी बोला गया कि इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो एक मतलब काम वही रहेगा, लेकिन जो पद है वो थोड़ा अंतर हो जाता है। प्रशासक की जगह इसको हम क्या बोलेंगे, उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हम जो देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य और लेह लद्दाख का हम जो देख रहे हैं, तो वो जो है यहाँ के भी जो प्रशासक हैं उनको प्रशासक ना बोल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोला जाता है। और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसलिए हम ये भी देख लेते हैं कि इनके जो उपराज्यपाल हैं उनका क्या नाम है। तो देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। इन दोनों की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2019 को की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब आप राज्यपाल के बारे में पढ़ें तो ये चीज़ आपको मेंशन करना मतलब अच्छा रहेगा आपके आंसर में भी, और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए इसके बाद अब हम आते हैं आर्टिकल 155 में। तो ये बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 54 यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के जैसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। कहने का मतलब बिना किसी निर्वाचन के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट अपने मतलब अपनी मुद्रा के द्वारा और अपने हस्ताक्षर सहित कोई अधिपत्र जारी करके नियुक्त करता है राज्यपाल को। ठीक है, अब 155 में जब हम नियुक्ति देख रहे हैं तो साथ में आर्टिकल 157 को भी देखिए, क्योंकि ये बता रहा है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्वालिफिकेशन यानी कि अर्हताएं होनी चाहिए। तो सिर्फ 2 अर्हताएं दी गई हैं इसमें। पहला तो ये कि वो भारतीय नागरिक हो, और दूसरा ये कि वो उसने 35 ईयर्स की एज 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। और ये दोनों ही चीज़ें प्रेसिडेंट के लिए भी दी गई हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा आर्टिकल 158, 159 को भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऑफ मतलब लाभ का पद, हाउस ऑफ प्रॉफिट भी उसको दिया गया है, उसको डिस्कस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ में आर्टिकल आप 156 को भी ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 156 में, लेकिन इसमें 2 विरोधाभासी चीज़ें लिखी गई हैं। पहला तो ये बोलता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है राज्यपाल। तो यही बोला जा रहा है पहले कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल जो है अपने पद पे रहेगा। ठीक, लेकिन साथ में ये भी बोला जा रहा है कि अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष के भीतर तक 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा राज्यपाल का। ठीक है, तो 2 विरोधाभासी चीजें हो गई, क्योंकि प्रसाद पर्यंत का मतलब तो ये है कि जब नियुक्त कर दिया गया जब तक नहीं हटाया गया रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप एक लिमिटेशन भी दे दिए हो कि 5 साल तक रहेगा नियुक्ति की तारीख से। ठीक, साथ में ये भी बोला गया है कि ये 5 साल पूरे होने के पहले अगर राज्यपाल कभी भी चाहे तो अपने हस्ताक्षर सहित कोई लेटर लिख के प्रेसिडेंट को दे सकता है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि अगर 5 साल के पहले राज्यपाल ने अगर अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं दिया है तो, और अगर 5 साल के पहले प्रेसिडेंट को ये लगता है कि ये अपने का मतलब जिसके लिए नियुक्ति की गई है उस काम को करने में ये सक्षम है, नियुक्ति के लिए अभी मतलब ये काम जो कर रहे हैं वो सही है, कोई विरोधाभासी नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में 5 साल तक ये पद पे रहेंगे ही। लेकिन 5 साल के पहले उनके त्यागपत्र देने के सिवाय राष्ट्रपति चाहे अगर ये असक्षम है, ऐसा उनको संज्ञान में आता है, ऐसा उनकी संतुष्टि हो जाती है, तो वो 5 साल के पहले भी उसको राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं। ठीक, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनकी पार्डनिंग पावर क्या है, इसके अलावा इससे रिलेटेड प्रोविजंस। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।